नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। राजनीति हो या कूटनीति, वही राजनेता सफल होता है जो दीवारों के पार देखने की क्षमता रखता है। इन दिनों पूरी दुनिया में एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति है। एक ओर दिल्ली से करीब 4100 किलोमीटर दूर इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी है, तो दिल्ली से करीब 4500 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। उधर सीरिया में बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और अब वहां विद्रोही गुट के नेता अहमद अल शरा का हुक्म चल रहा है। इन सभी युद्ध और तनाव वाले क्षेत्रों में अमेरिका एक बड़ा खिलाड़ी है, जहां 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालेंगे। अब दुनिया के कूटनीतिज्ञ लगातार हिसाब लगा रहे हैं कि तुनक मिजाज ट्रंप के सेंटर स्टेज पर आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कितना बदलेगा। भीतर खाने खाड़ी देशों की टेंशन तो बढ़ी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षों तक अमेरिका ने दमदार भूमिका निभाई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देश के एक बड़े खिलाड़ी कुवैत पहुंच गए हैं। पिछले 4 दशकों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। आज की तारीख में कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति में पश्चिम एशिया, खास तौर से खाड़ी देशों को खास तवज्जो दी है। पीएम मोदी को दुनिया के कई प्रभावशाली मुस्लिम देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है। भले ही देश के भीतर जितनी भी हिंदू मुस्लिम की बातें हो, पर मोदी की कूटनीति में मुस्लिम वर्ल्ड के देशों से रिश्ता सुधारना पहली सूची में रहा है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी ने अपनी कुवैत कूटनीति के जरिए मुस्लिम वर्ल्ड को कौन सा रास्ता दिखाया। मोदी के कुवैत दौरे से मुस्लिम वर्ल्ड के किन किन देशों ने राहत की सांस ली होगी। खाड़ी पथ से किस तरह विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना आसान होगा। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम मोदी की कुवैत कूटनीति में। डिप्लोमेसी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की यात्रा के लिए ऐसे समय को चुना है जब खाड़ी देशों के आबादी में छोटे लेकिन आर्थिक रूप से प्रभावशाली देश असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। असमंजस इस बात का कि अगर पश्चिम एशिया इसी तरह जंग का अखाड़ा बना रहा तो उनकी मुल्क की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। असमंजस इस बात का कि अगर इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गया तो क्या होगा। असमंजस इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका में तेल उत्पादन डबल कर दिया तो क्या होगा। खाड़ी देशों की लाइफलाइन पेट्रोलियम है। कभी सुरक्षा तो कभी तकनीक देने के नाम पर इस क्षेत्र में अमेरिका का दखल रहा है। सच तो ये है कि खाड़ी देशों के बीच आपसी संबंध ऐसा रहा है जिसमें किसी एक देश से कही गई बात आसानी से पड़ोसी देशों में भी पहुंच जाती है। कुवैत की जमीन से पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है कि भारत किस तरह से कुवैत की तरक्की में मददगार साबित बन सकता है। न्यू कुवैत बनाने के लिए तकनीक या मैन पावर जो भी चाहिए सब भारत के पास है। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि मोदी के मिशन कुवैत में क्या खास रहा। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। कुवैत को पिछले 43 साल से भारत के प्रधानमंत्री का अपनी जमीन पर इंतजार था। क्या आम क्या खास, सब लग गए पीएम मोदी के इस्तकबाल में।
कुवैत के बयान पैलेस यानी अमीर के मुख्य महल में भारत के प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ मुलाकात की। बयान पैलेस में ही कुवैत के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी की औपचारिक मीटिंग हुई। दोनों पक्षों की ओर से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। लेकिन औपचारिक बातचीत से इतर पीएम मोदी ने कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बिना लाग लपेट के बता दिया था कि कुवैत और भारत के रिश्ते कितने गहरे और पुराने हैं। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। मोदी जानते हैं कि कुवैती समाज न्यू कुवैत बनाने में जुटा है, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है। ऐसे में खचाखच भरे शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मोदी ये बताना नहीं भूले कि कुवैत और भारत एक दूसरे के किस तरह से मददगार बन सकते हैं। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए वो भारत के पास है। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। साथियों, भारत में दुनिया की स्किल कैपिटल बनने का भी सामर्थ्य है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के युवा क्या चाहते हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि उनके विकसित भारत के राह में स्पीड ब्रेकर्स कहां हैं। ऐसे में कुवैत की जमीन से वो एक और बदलते भारत की तस्वीर से दुनिया को रूबरू कराने की कोशिश करते दिखते हैं, तो दूसरी ओर उन देशों की हिचक दूर करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने दूसरे देशों की स्किल्ड वर्क फोर्स की एंट्री के लिए अपनी सरहदों को ऊंचा कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप भी पहुंचे और भारतीय श्रमिकों से बातचीत की। मोदी जानते हैं कि यही वो भारतीय कामगार हैं जो अपने जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों की तरक्की में ईंधन की भूमिका में हैं। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खाड़ी देशों में अमेरिका ने किस तरह अपनी हेकड़ी चलाई, ये किसी से छिपा नहीं है। पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को आपस में लड़ाया, भिड़ाया और इस्तेमाल किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने कुवैत की जमीन से खाड़ी देशों को भारत का रास्ता दिखाया, साथ ही भविष्य की तस्वीर दिखाते हुए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। खाड़ी देशों के लिए भारत पर भरोसे की एक बड़ी वजह वहां वर्षों से रह रहे लाखों की तादाद में भारतीय भी हैं, जिनके हुनर और पसीने की चमक
खाड़ी देशों के ज्यादातर हिस्सों में साफ साफ दिखती है। दिल्ली डिप्लोमेसी भी कुवैत को साधने में मुस्लिम वर्ल्ड में अपने साथ एक दमदार आवाज का साथ मिलाने का हिसाब लगा रही होगी। कुवैत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक का स्थापक सदस्य रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के इरादे से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ रिश्तों को मजबूत किया। इन खाड़ी देशों की सबसे असरदार छतरी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी कुवैत एक बहुत दमदार आवाज है। इतना ही नहीं, मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी कुवैत का अच्छा खासा दखल है। ऐसे में एक कुवैत को साधने से ओपेक, ओआईसी और जीसीसी तीनों में दिल्ली डिप्लोमेसी का पलड़ा भारी हो जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि भारत के लिए कुवैत और कुवैत के लिए भारत के मायने क्या हैं। करीब 48 लाख आबादी वाले कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय हैं। मतलब तेल के अकूत भंडार वाले कुवैत में हर 5वां आदमी भारतीय मूल का दिख जाएगा। तेल के कुओं से लेकर फैक्ट्रियों तक में, सरकारी दफ्तरों से टेक कंपनियों में काम करते हुए कुवैत के सामाजिक ताने बाने में वहां के मूल लोग और भारतीय एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। अरब वर्ल्ड में कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी बात को खाड़ी के देश तवज्जो देते हैं। इसमें कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन शामिल है। ऐसे में कतर को साधने का मतलब है खाड़ी देशों का इकोसिस्टम अपने पक्ष में करना। दूसरा, कुवैत की अर्थव्यवस्था तेल की ताकत से चल रही है। भारत अपनी ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत हद तक मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर है। ऐसे में कुवैत के जरिए भारत तेल उत्पादक देशों के सबसे बड़े मंच को प्रभावित कर सकता है। कुवैत खाड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और भारत के लिए भी उसका बहुत अधिक महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब करीब 10 लाख हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं और समझिए कि उससे 10 लाख परिवार भारत में चल रहे हैं। दूसरा, कुवैत से हम ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं। 3-4% हमारा पूरा जो तेल है, कच्चा तेल, वो कुवैत से आता है। और तीसरी चीज़ जो पिछले कुछ सालों में देखी गई, कुवैत में एक सॉवरेन फंड है, क्योंकि वो तेल बेचते हैं दुनिया भर में और काफ़ी उनके पास पैसा है और $10 बिलियन उस फंड से भारत में निवेश हो चुका है। भले ही भारत अभी अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा कुछ कहना मुश्किल है। वहीं खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने तेल का उत्पादन डबल कर दिया तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बहुत गिर सकती हैं, जिसकी कीमत कुवैत जैसे देशों को उठानी पड़ सकती है। कुवैत में रहने वाले भारतीय सालाना करीब $4.7 अरब भारत भेजते हैं। कुवैत ने भारत में करीब $10 अरब का निवेश किया है। इन सब से इतर भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में अरब देशों के साथ भारत के सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में कुवैत से बेहतर रिश्ता समंदर में साझेदारी को नई ताकत दे सकता है। ये रीजन बहुत करीब है भारत के और इसलिए वहाँ से जो तेल आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम होता है। उसके अलावा यह है कि ये देश भारत में अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस वजह से ये देश हमारे लिए, हमारी इकनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
और उनके लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत काम कर रहा है, भारत भी इन्वेस्ट अप करने लगा इन देशों के अंदर, तो एक म्यूचुअली दोनों के इंटरेस्ट में ये रिश्ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान कमजोर हुआ तो इस्लामिक वर्ल्ड के देशों का भारत में भरोसा बढ़ा। मुस्लिम देशों को भी भारत से दोस्ती में अपनी बेहतरी दिख रही है। भारत भी समय समय पर मुस्लिमों को लेकर दुनिया की गलतफहमी दूर करता रहा है। With India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. It was only by being open to accommodating various world views and ideas, interactions and assimilations of various cultures, beliefs and practices that India emerged as a sanctuary for persecuted people of all faiths from across the world since times immemorial. आज की तारीख में पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों को यही डर सता रहा है कि अगर महाशक्तियों में फिर से इस क्षेत्र को अपनी नाक की लड़ाई में जंग का अखाड़ा बना दिया, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास में युद्ध और लंबा चला तो क्या होगा? इजराइल ईरान के बीच भी जारी तनाव युद्ध में बदल गया तो क्या होगा? ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों को भारत का रास्ता दिखा दिया है, जो किसी को लड़ाने भिड़ाने में नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह चलता है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। कुवैत ने जंग की कीमत चुकाई है। ऐसे में कुवैत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शांति और सहयोग से समृद्धि के रास्ते किस तरह खुलते हैं। कुवैत जैसी ही सोच खाड़ी के दूसरे मुस्लिम देशों में भी आगे बढ़ रही है। इसलिए खाड़ी के ज्यादातर देशों को भारत के साथ बेहतर रिश्तों में अपना भविष्य चमकदार दिख रहा है। अब तक पीएम मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर और सऊदी अरब, 1 बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। भारत अरब देशों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता भी दूर करने में अहम किरदार निभाने की स्थिति में है। ऐसे में अरब देशों के सामने सुरक्षा से जुड़ी चिंता और हथियारों की सप्लाई के लिए भारत नए विकल्प के रूप में मौजूद है। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा भारतीय यूएई में है, करीब 35 लाख भारतीय वहां मजदूरी करने से लेकर कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट तक में शामिल है। यूएई के हर हिस्से में आपको लोग हिंदी में बात करते, भोजपुरी में गाना सुनते दिख जाएंगे। यहाँ तक कि यूएई में लिट्टी चोखा का जायका देने वाले रेस्टोरेंट भी आसानी से शायद मिल जाए। यूएई की आबादी में करीब 30% हिस्सेदारी भारतीयों की है, जहां तरक्की की बुलंद कहानी तैयार करने में भारतीयों ने ईंधन की भूमिका निभाई है। आज की तारीख में यूएई करीब 35 लाख से अधिक भारतीयों का घर है, जिसमें से 20% अबू धाबी में है। बाकी दुबई समेत यूएई के दूसरे प्रांतों में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद यूएई के साथ रिश्तों में नई गर्माहट लाने की कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार, कनेक्टिविटी, निवेश, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। सबसे ज्यादा डिमांड में भारतीय ही लोग हैं। अब देखिए, खाली यूएई में ही 35 लाख, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इन सारे मुल्कों में भारतीयों की बड़ी डिमांड है और वो वहां पर काफी उनके देश, प्लस ये खाली लेबरी क्लास नहीं है, वो वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड करते हैं। सारी बैंक्स में आप देखेंगे तो हेड ज्यादातर भारतीय आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है जिसको ये लोग समझते हैं।
इस साल सितंबर में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत यात्रा पर आए, तो फरवरी में पीएम मोदी भी 2 दिनों की यूएई यात्रा पर गए थे। दोनों देशों के बीच पहले ही सरहद पर लेन देन के लिए भारतीय रुपया और यूएई दिरहम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए करार है। यूएई में भारत भी लगातार निवेश बढ़ा रहा है, सैन्य क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ रही है। हमारे देश में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो हम जिससे कहते हैं कि जो एनर्जी सिक्योरिटी पे पर्टिकुलरली यूनाइटेड अरब एमिरेट की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। भारत में आने वाले सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में यूएई की हिस्सेदारी 3% है। वहीं अप्रैल 2000 से अगस्त 2024 तक भारत ने अपने कुल एफडीआई का 5% यूएई में लगाया है। भारत और यूएई के बीच कारोबार 1970 के दशक में प्रतिवर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। आज की तारीख में भारत बड़े द्विपक्षीय संबंधों के साथ छोटे छोटे समूहों के साथ सामूहिक भागीदारी को भी पूरी तवज्जो दे रहा है। इस कूटनीतिक गोलबंदी में यूएई भी दमदार भूमिका में है। आज की तारीख में यूएई और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्तों में फायदा देख रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना लगातार मजबूत हो रही है। यूएई जानता है कि मुल्क में रहने वाले मित्र देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। इसकी गवाही अबू धाबी में बना विशालकाय हिंदू मंदिर दे रहा है। सऊदी अरब में 25 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की धुरी कच्चा तेल रहा है। पूरी दुनिया में सऊदी अरब की पहचान 2 चीजों के लिए रही है, एक इस्लाम और दूसरा कच्चा तेल। पिछले कुछ समय में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की अर्थव्यवस्था को तेल से दूसरी ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बदलते वक्त के साथ वहां के सामाजिक ताने बाने में इस्लाम का चेहरा उदार बनाने की कोशिश भी हो रही है। सऊदी अरब ने महिलाओं की आजादी का रास्ता खोला है। इसी तरह उन नियमों को उदार बनाया जा रहा है जिससे दूसरे मुल्कों के लोग वहां की कंपनियों में आसानी से काम कर सके। मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी है सऊदी अरब, जहां करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब के हर सेक्टर में भारतीय कामगार जुटे हुए हैं। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शानदार केमिस्ट्री है। 2016 में पीएम मोदी को सऊदी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। आज के तारीख में सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों में 2022-23 में करीब 4,453 अरब रुपयों का कारोबार हुआ था। 2023-24 में 3,613 अरब रुपयों का। सऊदी अरब में 2700 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका वहां 168 अरब रुपए का निवेश। वर्षों से भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की धुरी कच्चा तेल रहा, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरह से समीकरण बदले, उसमें भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क की तेल पर निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब विजन 2030 को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वहां के सामाजिक ताने बाने में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। अब तक महिलाओं के लिए बंद रहे रास्ते खोले जा रहे हैं। मतलब दुनिया में होते बदलावों के हिसाब से सऊदी अरब में इस्लाम के चेहरे को उदार बनाने की कोशिश दिख रही है। एक नई जनरेशन अब सत्ता में आ रही है और पुरानी जनरेशन धीरे धीरे जा रही है। और जो नई जनरेशन है, चाहे वो प्रिंस सलमान हो, यूएई के हों, वो अपने देश की एक आर्थिक प्रगति चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस तरह पाश्चात्य देशों में और स्त्रियों के लिए भी सम्मान है, इक्वलिटी है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके देश भी उस दिशा में आगे बढ़े। और यही बदलाव हम सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मुल्क की तरक्की में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है, और विजन 2030 भी बिना भारतीयों की मदद के पूरा नहीं होगा।
ऐसे में विदेशी कामगारों के एंट्री का रास्ता आसान करने का काम भी हो रहा है। लेकिन इस साल जुलाई में सऊदी अरब ने मुल्क की प्राइवेट कंपनियों में भी 25% आरक्षण लागू कर दिया। इससे वहां भारतीयों के लिए नौकरी के मौके जरूर थोड़े कम हुए। 2034 में सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसके लिए वहां बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण का काम होना है। इससे कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और सर्विस सेक्टर में लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सऊदी अरेबिया की इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। सऊदी अरेबिया, अभी तक सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी थी, इकनॉमी जो थी, वो केवल तेल पे निर्भर थी। अब उसको वो चाहते हैं कि जो तेल के अलावा जो दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर से मांग रहे हैं, आए नए शहर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात कर रहे हैं और इस बहुत सी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं ताकि बाहर से भी इन्वेस्ट आए, वो स्वयं भी लगा रहे हैं। तो उससे एक नया क्लास इमर्ज होगा, क्योंकि जो उनका डेवलपमेंट पैटर्न इस समय है, वो डेवलपमेंट का जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके अंदर ये रूढ़िवादी जो नीतियां थी वो नहीं एक्सेप्टेबल है। सऊदी अरब को दुनिया में तेजी से बदले शक्ति संतुलन के बीच भारत में नई संभावना दिख रही है, तो भारत को आर्थिक रूप से प्रभावशाली खाड़ी देशों का साथ। दुनिया के लिए कुवैत, यूएई और सऊदी अरब एक ऐसे रोल मॉडल की तरह हैं जहां भारतीयों के खून पसीना और हुनर से इन देशों ने गजब की आर्थिक तरक्की की है। कतर, मस्कट और बहरेन में भी लाखों की तादाद में भारतीय नौकरी कर रहे हैं। आज की तारीख में भारत के लोग खाड़ी देशों की जरूरत और ताकत दोनों बन चुके हैं। लेकिन दुनिया में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उसमें खाड़ी देशों का डर भी वाजिब है। दरअसल यूक्रेन, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह की जंग में एक नए तरह की गोलबंदी सामने आ रही है। पूरी दुनिया समझ रही कि यूक्रेन और इजराइल का कंधा आगे है, पीछे से अमेरिका लड़ रहा है। ऐसे में रूस, चीन के साथ ईरान भी मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है, क्योंकि ईरान के HHH मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूती का नामो निशान मिटाने की लगातार कोशिश चल रही है। ऐसे में अमेरिका पर सीधा चोट करने के लिए रूस, चीन, ईरान के बीच डॉलर के लेन देन नहीं करने के तंत्र पर काम चल रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर को और उसके वर्चस्व को सीधी चुनौती मिलेगी। माना जा रहा है कि रूस, चीन, ईरान के त्रिकोण को तोड़ने के लिए अमेरिकी डीप स्टेट अरब वर्ल्ड में नई उथल पुथल करने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। ऐसे असमंजस की स्थिति में अरब वर्ल्ड के देशों को भारत के रूप में दुनिया के नक्शे पर दमदार भूमिका निभाने वाला एक भरोसेमंद दोस्त खड़ा दिखता है। तो भारत को नए कारोबारी साझेदार मिल रहे हैं, जहां भारत की बड़ी स्किल्ड फोर्स और वर्क फोर्स के लिए रोजगार के मौके भी हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।